हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 हो चुका है, जो कि पिछला लेक्चर है। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। उस लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स की हमने स्टार्टिंग करी है कि लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, उसका फिजिकल बैकग्राउंड क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा वो वाला पार्ट हमें आना ज़रूरी है कि किस तरीके से ये चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे आज हम। इसका सेकंड लेक्चर है हमारा और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आपका पहला जो टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर किस में? इन वाटर और अदर सॉल्वेंट्स। अगर मतलब क्या है कि अगर मैं किसी सॉल्यूट को, मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूँ, लाइक वो वाटर हो या फिर कुछ और हो, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो इसमें जो पहला पार्ट आता है वो है हमारे पास इंटर आयनिक इंटरेक्शन। पहला वाला पार्ट हो जाएगा आपका इंटर आयनिक इंटरेक्शन। तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा? ये होगा आपका बेसिकली सॉल्यूट का इंटरेक्शन। कि अगर हम बात करें तो ये जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन है ये होता है आपका, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है क्या क्या? इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इट कैन बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला हो गया हमारा इंटर आयनिक इंटरेक्शन। दूसरा हाइड्रेशन, या फिर हम बात कर सकते हैं व्हाट, सॉल्वेशन। तो आप चाहो तो इसके इंटरेक्शन पे भी डिपेंड कर सकता है। इंटरेक्शन पे भी आप देख सकते हैं कि इंटर आयनिक में इंटरेक्शन किस किस के बीच होता है? सॉल्यूट में। हाइड्रेशन और सॉल्वेशन ये थोड़ा सा आपने लास्ट 11th में भी पढ़ा है। होता क्या है इसमें जो इंटरेक्शन होता है इट इज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो गया वो किस किस के बीच हो गया हमारा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। और बच्चों देखो, सीधी सी एक बहुत साफ सी बात है कि अगर मान लो हमारे पास ये ब्लैक वाले सॉल्वेंट हैं और ये वाला हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर हम ये कहें कि अगर इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो गई, लाइक ये सॉल्यूट था, ये क्या है हमारे पास? सॉल्यूट, और जो ब्लैक वाला है ये है हमारे पास सॉल्वेंट। तो अगर इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन हो गया तो देखो कंडक्शन कराने वाला था कौन? कंडक्शन कराने वाले तो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे। और अगर वही सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कर जाते हैं तो जितना इंटरेक्शन होगा वो प्रोसेस हमारा कहलाता है सॉल्वेशन। अगर पर्टिकुलर वाटर में डिसॉल्व किया तो प्रोसेस कहलाएगा हमारा हाइड्रेशन। तो बेसिकली हाइड्रेशन या सॉल्वेशन इज द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम यहां से समझ सकते हैं लार्जर सॉल्वेशन मीन्स, बताओ भाई, अगर लार्जर सॉल्वेशन होगा, अगर ज्यादा सॉल्वेशन है तो क्या होगा? स्मॉलर विल बी इट्स कंडक्टेंस। सिंपल सी बात है कि ज्यादा इंटरेक्शन कर लेगा तो कंडक्शन नहीं करा पाएगा। हाइड्रेशन और सॉल्वेशन के बाद जो टॉपिक है वो है हमारे पास विस्कोसिटी। फिजिक्स में भी आप पढ़ चुके हैं। विस्कोसिटी क्या होता है? जब कोई भी लिक्विड फ्लो करती है, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करती है, और लिक्विड कैसे फ्लो करती है? लिक्विड ऑलवेज टेंड्स टू फ्लो इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। और हमें पता है ना, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है कि कोई भी दो चीजें जब रिलेटिव मोशन में होती हैं तो हमेशा क्या होगा? उसकी जो सर्फेसिस है वो पीछे की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो वैसे ही अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड में जब फ्लो होता है तो लिक्विड में जो फ्रिक्शन आता है, लिक्विड में जो फ्रिक्शन आता है इट इज नोन एज विस्कोसिटी। और दूसरी तरफ बात करें तो अगर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो किस किस के बीच होगा? इट्स बिटवीन सॉल्वेंट एंड
सॉल्वेंट। तो जो इंट्रैक्शन है यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट का होगा। और भाई देखो, एक सीधी सी बात सोच के देखो, अगर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो, जस्ट इमेजिन कि एक सबमरीन है, समुद्र में आप सबमरीन लेके जा रहे हैं, तो अभी तो पानी है तो बहुत आसानी से आप चला सकते हैं उसे। जस्ट इमेजिन एक समुद्र में इमेजिन करें हनी का, शहद का हम समुद्र इमेजिन करें, और हम सोचें कि हम उस शहद में क्या सबमरीन चला पाएंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो सिंपल सी बात है, देखो भाई, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी लिक्विड की, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, हायर द विस्कोसिटी, मतलब हायर द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, लोअर विल बी इट्स कंडक्टेंस। तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी, कंडक्टेंस हमारा उतना ही कम हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, इट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो देखो, हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, और कंडक्टिविटी किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जहां भी बात आती है तो हमारे दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहली कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, कि कैसा है वो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट मतलब हमारे पास इस वाले केस में क्या होगा? सॉल्यूट विल बी इलेक्ट्रोलाइट। और हमें बताया इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके का होता है? पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। तो अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो मोर आयंस फर्निश करेगा, और ज़्यादा आयंस फर्निश करेगा तो सिंपल सी बात है कि इस वाले केस में इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट कंप्लीटली होगा तो ज़्यादा आयंस देगा, ज़्यादा आयंस देगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये देगा हमारे पास लेस आयंस। लेस आयंस मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेस। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगला है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट के बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट में बहुत अच्छे तरीके से डिपेंड करता है। कैसे? कि देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइट जितने भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट टूटता तो है, तो ये जनरली पोलर होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने सॉल्यूशन में भी एक चीज पढ़ी है, एक लाइन पढ़ी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब क्या है? जैसे को जैसा घुलता है यहाँ पे। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट पोलर है, तो सिंपल सी बात है, अगर सॉल्वेंट भी पोलर है, अगर सॉल्वेंट भी पोलर है, तो सॉल्वेंट अगर पोलर है तो मोर विल बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी कि अगर सॉल्वेंट भी हमारे पास पोलर है और इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही पोलर है, दोनों अगर पोलर हैं तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मोर। ठीक है, तो अगर वहां पे इलेक्ट्रोलाइट सेम रहता है, आपका सॉल्वेंट डिफर किया जाता है, तो आप वहां पे कैसे निकाल सकते हो? आप देखेंगे सॉल्वेंट की पोलैरिटी। और पोलैरिटी कैसे देखते हैं बच्चों? पोलैरिटी आ जाएगी इसके डाइपोल मूवमेंट से, देख सकते हैं कि किसका डाइपोल मूवमेंट कैसा। ठीक है, ये 11th का कंसेप्ट है, डाइपोल मूवमेंट पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि कितनी पोलैरिटी है, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब डाइपोल मूवमेंट कुछ चीजें तो याद होंगी ना, कि डाइपोल मूवमेंट जीरो जिसका होता है वो क्या होते हैं? ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे CCl4 ये वाले। इसके अलावा जो नहीं होता जैसे H2O और NH3, कुछ इस तरीके से हमारे पास जो केसेस हैं, ये इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं होता, तो ये वाले आते हैं हमारे पोलर के केस में। हालांकि थोड़ा सा 11th वाला टॉपिक है, इसको आपने थोड़ा सा डिस्कस किया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे दो बातें हमने कर ली, नेचर ऑफ सॉल्यूट पढ़ लिया हमने, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ लिया। चलो भाई तीसरी बात करते हैं। तीसरा है हमारे पास साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन, कि हमारे पास जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस साइज के हैं और वो सॉल्वेशन उसमें हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसा क्या है। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, अगर मैं दो सॉल्यूशन को इमेजिन करूं तो मान लेता हूं ये जो ब्लैक वाले हैं हमारे पास सॉल्वेंट है और जो रेड वाले हैं ये हमारे पास, रेड वाले क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो बताओ भाई ये पहला ये दूसरा, तो किस केस में ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलेगी हमें कंडक्टिविटी मिलेगी पहले वाले केस में। क्यों? साइज छोटा है, साइज छोटा है तो बहुत तेजी से पार कर सकता है, बहुत तेजी से कंडक्शन पॉसिबल करा सकता है। तो साइज ऑफ आयंस में समझ सकते हैं हम कि साइज छोटा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा, ठीक है, साइज छोटा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा। दूसरे पे आते हैं, दूसरा पार्ट है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। सॉल्वेशन होता क्या है भाई क्यों बच्चों, सॉल्वेशन क्या क्या होता है, सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे इंटरेक्शन करेंगे, अगर ज्यादा सॉल्वेशन है, लार्ज सॉल्वेशन या लार्जर सॉल्वेशन, तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लेस हो जाएगी। तो लार्जर सॉल्वेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेसर इन अमाउंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। का मतलब क्या है कि मैं दो केस इमेजिन कर रहा हूं यहां पे। ये साइज थोड़ा सा तुम्हें अलग लग रहा होगा बट ये साइज सेम है, बाकी सारे फैक्टर सेम है। तो अगर मैं बात करूं, ये वाला केस हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये वाला केस हमारे पास सेकंड हो गया। तो किस केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किस केस में होगी, फर्स्ट वाले में। क्यों होगी ज्यादा, ये सोचने वाली बात है। देखो ये बहुत भीड़ वाला इलाका है, ठीक है, ये थोड़ा कम भीड़ भाड़ है, तो जब भीड़ कम होगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। इसको जो तुम ऐसे इमेजिन करा सकते हो कि जस्ट इमेजिन कि हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में ये है कि हमें एक गली से पार होना है, और जो दो कंडीशन है वो ये है कि पहली कंडीशन में गली बहुत भरी हुई है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मान लो 100 मीटर का स्पैन है, तो 100 मीटर का स्पैन पार करने में बहुत दिक्कत होगी जस्ट बिकॉज की भीड़ बहुत है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि गली खाली है, कम भीड़ है, काफ़ी कम भीड़ है, तो सड़क को या उस गली को हम बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। तो मेरे जो कहने का मतलब है वो सिंपल ये है कि अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हम सिंपल कह सकते हैं कंसंट्रेशन ज़्यादा, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हमेशा क्या होगी, इट विल बी लेसर इन अमाउंट। ठीक है, इसके अलावा हमने दो कंडक्टिविटी देख ली है, कौन कौन सी, एक हमने देखी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरा एक कंडक्टिविटी और आएगी जो कि हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी की हम बात करेंगे, इसके बारे में अभी हम बाद में डिटेल में बहुत डिस्कस करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो सिंपल सा ऐसा कहते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो कंडक्टिविटी मिलेगी वो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, इट विल बी 1 मोल, मतलब इसकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोल होगी। तो अब मुझे बताओ कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे चेंज हो सकती है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब अगर मैं पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा तो ये जो कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो जो 4 टॉपिक के बाद एक टॉपिक हमारा इसमें और है, टेम्परेचर। जब हमने पिछला लेक्चर अगर तुमने देखा होगा तो वहां पे जब टेम्परेचर की बात आई थी तो मैंने कहा था कि इसको मैं
बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो टेम्परेचर की जो हम बात करेंगे, टेम्परेचर हमारे पास हम दोनों के लिए बात करेंगे। कौन कौन सा? एक हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरी है हमारे पास जो हमने अभी डिस्कस करी है मोलर कंडक्टिविटी। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है? इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी? इसको अगर हम सोचें कि हमने कहा मान लो कि आयंस के बीच सॉल्वेशन हुआ होगा, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्यूट, तो हमने कहा कि भाई इनके बीच इंटरेक्शन हुआ होगा। तो जब भी हम इसको टेम्परेचर देंगे या जब भी हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से होगा क्या? इनके बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे और बॉन्ड टूट जाएंगे तो ज़्यादा आयंस फ्री हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी टेम्परेचर की। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। तो हम ये कह सकते हैं कि द पावर ऑफ ऑल आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द पावर ऑफ ऑल आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं और हमारे पास ओम्स लॉ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, काफ़ी टाइम से पढ़ते आए हैं। क्या होता है भाई? द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर व्हेन अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर V इक्वल्स टू IR, R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी V बाय I, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? इट्स यूनिट इज ओम। ठीक है, तो पहला हो गया हमारे पास ओम्स लॉ। तो हमने बात करी इसमें रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास R। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस को सिंपल क्या कह सकते हैं? हिंड्रेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। भाई करंट ऑफ फ्लो को जितना वो हिंडर करेगा, जितना रोकेगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, मान लो इसके अलावा एक टर्म और आ गया हमारा, रेजिस्टेंस के अलावा हम ले सकते हैं क्या? रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टिविटी क्या होता है इसको दिखाते हैं हम किससे। क्या सिंबल है ये? इट इज रो। पढ़ा है हमने, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या आ जाएगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एल बाय ए, वेयर एज इट इज नोन एज रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हालांकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अब कम कर दिया गया, रेजिस्टिविटी ही इसको यूज करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से रो निकालना हो तो रो क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल। और मुझे अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आर की यूनिट ओम, ए की यूनिट एरिया मतलब क्या है? मीटर इंटू मीटर, लेंथ मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। एसआई में, सीजीएस में क्या हो जाएगी? ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की दो यूनिट आ गई, ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। तो हमने अभी बात कर ली रेजिस्टेंस की, हमने बात कर ली रेजिस्टिविटी की। तो एक सोचने वाली बात है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो हम ये सोच सकते हैं रेजिस्टेंस R है, तो अगर मैं एक चीज कहूं, मान लो 1/R, 1/R मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस क्या था यहाँ पे? रेजिस्टेंस क्या था? हिंड्रेंस, रोकना। तो इसको उल्टा कर देंगे, दैट मीन्स क्या होगा? इसके कंडक्शन कराने की पावर जो कि होता है G। G क्या होगा हमारे पास? कंडक्टेंस। अगर हमारे पास R
रेजिस्टेंस था, अगर आर रोक रहा था तो जी क्या करा रहा होगा, कंडक्ट करा रहा होगा, तो इट इज नोन एज कंडक्टेंस। तो जी इक्वल्स टू 1/r, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/ओम, या फिर ओम इनवर्स, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ये एस क्या होता है, इट इज नोन एज सीमंस। इसी तरीके से हमने बात करी आर का उल्टा हमारा जी। तो अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या है हमारे पास, रो। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी का भी इन्वर्स कर दूं, मतलब मैं 1/रो कर दूं, तो रेजिस्टिविटी था, रेजिस्टिविटी मतलब रोकने वाला, तो इसको कंडक्ट कराने वाला क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा कंडक्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था या। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कप्पा। क्या बोलते हैं इसको हम, कप्पा। ये एक सिंबल है, लाइक ओमेगा, थीटा, जीटा, ईटा, ये सब तुमने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, एक सिंबल है, क्या बोलते हैं इसको हम, कप्पा। तो कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा की यूनिट आएगी 1/ओम, सॉरी 1/रो। रो की यूनिट क्या थी, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया कि ओम मीटर ले लेते हैं, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इस ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सीमन। उसको ऐसा ही बोल सकते हैं, सीमन मीटर इनवर्स एसआई यूनिट, या फिर सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ज़्यादातर कॉमन यूनिट जो हमारी इस्तेमाल होती है वो यूनिट इस्तेमाल होती है 1 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मैं अगर कहूँ कि 1 सीमन मीटर इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, बताओ फटाफट क्या होगा, बताओ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चलो। तो फिलहाल इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 10⁻²। जितनों का आ गया इट्स वेरी गुड, जिसका नहीं आया वो देख लो भाई कैसे होगा। तो हमने मान लिया हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। लास्ट ईयर 11th में तुमने एक टेबल भी पढ़ी होगी जिसमें वो था डेसी, सेंटी, मिली। तो डेसी कितना होता है 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻²। तो सेंटी को मैंने कह दिया 10⁻², सीमन ऐसे ही रह गया। तो सेंटीमीटर हो गया भाई हमारा 10⁻² मीटर, इसकी होल पावर -1। आगे ब्रैकेट चल रहा है। तो इसकी ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो इसकी पावर है, इसकी पावर क्या होगा, इससे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सीमन इंटू 10⁻² मीटर इनवर्स। इस 10⁻² को मैं बाहर ले आता हूँ भाई, तो 10⁻² अंदर हो गया सीमन मीटर इनवर्स। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये वैल्यू सेम हो गई। अब क्वेश्चन कहाँ हो गया, अब क्वेश्चन हो गया कि मैं यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 10⁻² को, जो कि क्या बन जाए, विच रिजल्ट्स इन 1। और वो नंबर क्या होगा, इट विल बी 10⁻², क्योंकि 10⁻² इंटू 10⁻² करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सिंपल कि 1 सीमन मीटर इनवर्स इक्वल्स टू 1 सीमन, सॉरी 10⁻² सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। स्टूडेंट्स हमने कंडक्टेंस देख लिया, हमने कंडक्टिविटी देख ली। अगर हम कंडक्टिविटी की डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडक्टिविटी, डिनोट किससे करते हैं इसको हम, कप्पा से। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो जो कंडक्टेंस देगा, वो जो कंडक्ट कराएगा, वो उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगा। और हमें पता है कि कप्पा क्या होता है, कप्पा की यूनिट सीमन मीटर इनवर्स या फिर सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये 2 यूनिट्स होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी के बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। किससे डिनोट करते हैं इसको डिनोट करते हैं हम, अब ये सिंबल क्या है भाई, ये सिंबल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम भी क्या है, इट इज़ नोन एज लैम्डा। मतलब ये वो वाला लैम्डा नहीं है, मतलब जो हमने पढ़ा है अभी तक, ये थोड़ा सा अलग वाला लैम्डा है, मोलर कंडक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस produced by dissolving 1 mole of
एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो गई? द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। डिनोट करते हैं इसको लैम्डा एम से, तो फॉर्मूला होगा इसका लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा बाय सी। कप्पा जो है वो क्या होगा? इट इज कंडक्टिविटी, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सी क्या है हमारे पास? सी है हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इफ सी इज इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मतलब अगर हमारे पास जो सी है वो मोलैरिटी के टर्म्स में है, आई डॉट ई, दैट इज मतलब कैसा? मोल्स पर लीटर टाइप में है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा बाय सी इंटू 1000। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास जो हमें ध्यान में रखने हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऐसा ऐसा होता है। अच्छा, इसमें इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी दोनों फॉर्मूले हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉमन फॉर्मूला वो है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कप्पा की यूनिट क्या होती है जो जनरली यूज़ करेंगे वो होगी सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, और सी मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, और 1000 कोई फैक्टर नहीं होता हमारे इस केमिस्ट्री के या किसी भी कन्वर्जन में, उसको क्या लिखते हैं हम लोग? सेंटीमीटर क्यूब इंटू लीटर या पर लीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा सीमन, ये -1 और इसको +3, -1 + 3 कितना हो जाएगा? +2। तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और 1 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इक्वल्स टू हाउ मच सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है जैसा हमने अभी देखा था, तो बताओ भाई कितना होगा आंसर इसका? आसान है ये तो वैसे। तो सेंटी का भी जो हमने मतलब देखा था, सेंटी मतलब कितना होता है? 10 की पावर -2, तो हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो बाकी सब कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 की पावर -4। यहाँ पे बात करें मीटर, तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितने? 100 सेंटीमीटर या फिर 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी सब कुछ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 की पावर 4। तो ये कन्वर्जन, दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यूनिट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा एंड मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? एक रिलेशन है, याद रखना, इट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? G इक्वल्स टू, हम किसकी याद कर रहे हैं? कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इनटू इसकी मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस। तो हम कह सकते हैं G कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? कप्पा से। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास? लैम्डा एम। ठीक है, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए, सेल कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं हम लोग G* से, जो कि होता है हमारा L/A, और यूनिट क्या होगी इसकी? लेंथ की यूनिट मीटर, A एरिया, तो क्या हो जाएगा? 1/मीटर, मीटर इनवर्स, या फिर CGS में बात करेंगे तो सेंटीमीटर। ज़्यादातर जो कॉमन यूनिट है वो क्या है इसकी? सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? कंडक्टिविटी को मतलब लैम्डा, ये E क्या है? इक्विवेलेंट। तो ये भी मोलर कंडक्टिविटी किसकी तरह डेफिनेशन है क्या? द कंडक्टिंग पावर ऑफ
all ions produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in a solution. इसका फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा ई इक्वल्स टू कप्पा बाय सी ई क्यू इंटू 1000. सी ई क्यू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट में हम क्या निकालते हैं? वी कैलकुलेट नॉर्मेलिटी. तो ये हो गई हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट्स क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी कप्पा, यूनिट क्या होती है इसकी? सीमन सेंटीमीटर इनवर्स. और नीचे वाले जो पार्ट से निकल के आएगा वो आएगा कुछ इक्विवेलेंट के टर्म्स में, तो हो जाएगा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स और साथ साथ में इक्विवेलेंट का इनवर्स. तो ये हो गई इसकी यूनिट्स. तो बच्चे चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड. तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं. मान लेते हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर KCl solution is 0.5 Siemens centimeter inverse. The conductivity of 1 molar KCl solution is 0.5 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. तो अगर हमने कहा कि कंडक्टिविटी इतनी है, दे रखा है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है. फॉर्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का? लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा बाय सी इंटू 1000. तो कप्पा क्या है हमारे पास? कप्पा है 0.5, कंसंट्रेशन है 1 इंटू 1000, तो 500, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. द कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 molar NaCl solution is 2.5 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. सिंपल ऊपर की तरह ही क्वेश्चन है. तो क्या हो जाएगा? लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा बाय सी इंटू 1000. कप्पा क्या है? कप्पा है हमारे पास 2.5, ये कितना है? 0.5 इंटू 1000. सिंपल सी कैलकुलेशन है, हम सॉल्व कर सकते हैं. डेसिमल का 1 डिजिट, डेसिमल का 1 डिजिट कट जाएगा. 5 से 5 कितना हो गया? ये 5000 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों. तो क्वेश्चन है हमारे पास द कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.25 मोलर NaOH सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज इतना. कैलकुलेट इज मोलर कंडक्टिविटी. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, या फिर आप चाहें तो अभी कर लीजिए, और इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिएगा. तो ये तो हमने डिस्कस किए 2 क्वेश्चन मोलर कंडक्टिविटी पे. एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं. एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम किस पे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे बेस्ड. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज इतना. तो कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा, अब जैसे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स दे दिया, तो ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है. ये हमारे पास ओम इनवर्स जो है वो हमारा सीमन होता है, और ये हमारे पास मीटर इनवर्स है. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा अपॉन सी ई क्यू इंटू 1000. तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है कप्पा जो कि कितना है? 25 इंटू 10⁻³ बाकी कुछ ऐसा नहीं है. हमें क्या है? सी ई क्यू निकालना पड़ेगा, मतलब हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो हम निकालें अगर मोलर मास ऑफ H2SO4. H2SO4 कैसे मोलर मास आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 इंटू 4 इंटू 16. तो ये आएगा आपका 98 ग्राम पर मोल. कितना आएगा ये? ग्राम पर मोल. तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोलर H2SO4 क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा 98 ग्राम डिजॉल्व इन
आर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई इसका जो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 1 मोलर H2SO4 क्या होगा 98 ग्राम पर लीटर, और इसका अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 98 डिवाइड बाय, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक एसिड है, एसिड के टर्म्स में क्या लेते हैं हम इसकी बेसिसिटी, और H2SO4 में कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं 2, दैट मीन्स ये हमारा कैसा है, इट इज अ डाई बेसिक। तो 98 डिवाइड बाय 2 दैट इज ये हो जाएगा 49 ग्राम पर लीटर। तो इसकी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, जो हमें चाहिए क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 98 डिवाइड बाय 49 दैट इज 2, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1000 डिवाइड बाय CEQ, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 12.5 सीमन मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। तो अब यहाँ पे मोल नहीं लगाना, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट किया है, हमने कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट